बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मई 2022 और आज के इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि इस श्रृंखला के सारे वीडियो जो चैनल पर अपलोड होते हैं इसके माध्यम से आप बिहार में 2022 या फिर आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित होगी उसकी तैयारी को यहाँ से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। हम आज के पिछले वीडियो के प्रश्न पे जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा भारत को इस वर्ष जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक जानकारी आपको दे दूं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं के करंट अफेयर्स को शामिल करते हैं जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर हमारे इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु समस्तीपुर मंडल के बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मतलब कह सकते हैं बापू धाम मोतिहारी स्टेशन है ये समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आता है। अब ये रेल मंडल क्या है या फिर कह सकते हैं जो रेल जोन क्या होता है ये जानकारी हम लोग आगे देखेंगे आगे के स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये गोल्ड रेटिंग देकर इसे सम्मानित क्यों किया गया। तो दरअसल अगर हम बात करें तो यात्रियों की संतुष्टि और अनुभव को बेहतर करने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेल द्वारा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन पर पर्यावरण अनुकूल कई यात्री सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर अभी हाल ही में ये कह सकते हैं गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया। अब प्रश्न बनता है कि ये रेटिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बता दूं कि ग्रीन रेटिंग पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दी जाती है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात आई है पूर्व मध्य रेलवे की। तो पूर्व मध्य रेलवे के बारे में हम लोग सारे पॉइंट को जानेंगे, इसमें कौन कौन से मंडल शामिल है, तमाम चीजों को यहाँ पर हमने इस स्लाइड में ऐड किया है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, यहाँ जो आप इस लोगो में देख रहे हैं ये पूर्व मध्य रेलवे का लोगो है। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभक्त किया गया है। इन 18 जोनों में से पूर्व मध्य रेलवे भी शामिल है जिसका जो मुख्यालय ये हाजीपुर बिहार में है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जिला का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है तो ये वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है बल्कि वैशाली जिला का कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिहार के किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना ये वैशाली जिले में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी। और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल है। प्रश्न में जो यहाँ पर हमने चर्चा किया था कि समस्तीपुर रेल मंडल के बापू धाम रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें 5 रेल मंडल जो इसमें है इसी में से समस्तीपुर मतलब मंडल का ये रेल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में बात करें पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की तो वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है। तो भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में बिहार को जो स्थान मिला है ये तीसरा स्थान मिला है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार तीसरे स्थान पर है। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे, कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार, मिजोरम और असम के बाद तीसरे स्थान पर है। दरअसल यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस मामले में यानी कि भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में मिजोरम पहले स्थान पर है, वहीं पे दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर है असम और तीसरे स्थान पर है हमारा अपना बिहार। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको ध्यान रखना है।
तो केंद्र के रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थात केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा भी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अपने राजस्व बजट का 1.66% भाषा विषय की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। यानी कि जितना भी मतलब कह सकते हैं बजट पेश किया जाता है, उनमें जो भाषा विषय की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है, ये केंद्र सरकार के रिपोर्ट में कहा गया कि 1.66% इसमें खर्च किया जाता है। लेकिन वहीं पर हम दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करें, इससे तुलना करें, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बजट का सिर्फ 0.41% यानी कि 0.41% भाषा विषय की पढ़ाई में खर्च किया जाता है। यानी कि बिहार इस मामले में बहुत आगे है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च बिहार कर रहा है और सबसे ज्यादा खर्च संस्कृत पर करता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कंडीशन में अगर हम बात करें, प्रश्न में इस प्रकार का कंडीशन लगाया जाए तो उस आधार पर आपका जो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा पहला स्थान। वहीं पे अगर हम बात करें ओवल और कैटेगरी में, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना बिहार की जो रैंकिंग है ये कह सकते हैं मिजोरम और असम के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये जानकारी यहाँ से संबंधित चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जिन लोगों के पास समय का अभाव है, जो लोग इसे नोट नहीं कर सकते हैं, तो डेली बेसिस पर ये नोट हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में कई बार हमने देखा कि रिपीट हुआ है। तो यहाँ से संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भारत वाले मैप पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिहार की स्थिति है। वर्तमान में बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना और राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु की बात किया जाए तो वर्तमान में बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिए बिहार का राजकीय फूल मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक टिप यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता है, ऐसे में 2011 के जनगणना से प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाएंगे। ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया था। अभी हाल ही में जो एग्जाम आयोजित हुआ था 8 मई 2022 को बीपीएससी वाला, वहां पर भी जनगणना से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला। तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, 1 नंबर आपके हाथ में है। यहाँ से हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वर्तमान समय में ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जब झारखंड का अंतिम बंटवारा हुआ था, यानी कि बिहार का जो अंतिम बंटवारा हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और उस समय जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का, यानी कि बिहार झारखंड जो एक साथ था, तो संपूर्ण भूभाग का 40% हिस्सा को लेकर बिहार ने बल्कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ऐसे में देखा जाए तो बिहार के क्षेत्र में जो क्षेत्रफल रहा था या फिर जो भूभाग रहा था, ये 54% हिस्सा बिहार के क्षेत्र में रहा था। तो इसके अनुसार हम देखें तो वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की राजभाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू क्रमशः प्रथम और द्वितीय राजभाषा है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित हैं। यहाँ पे बात करें लोक नृत्य की तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। एक यूनिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसे बिहार के 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं, तमाम जानकारी यहाँ पर आप लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे आयुष्मान भारत योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। आपको बता दूं कि हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार के 9 जिलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की गई है। अब ये जिले कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा इसमें शामिल है। और आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे कि 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना ही इसका उद्देश्य है।
अब यहाँ पर देखिए बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक उपलब्धि इनके नाम भी हाल ही में हासिल हुई है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दरअसल 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं भारत के तौर पर शपथ लिया था, और अभी हाल ही में 26 मई 2022 को इनका 8 वर्ष बाद के तौर पर यहाँ पर इनका कार्यकाल का पूरा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनेंगे कितना वर्ष पूरा हुआ है। ध्यान रखिए 8 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हुआ है, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम इन जिलों पर नजर डालें तो कुछ पॉइंट आपको बता दूं, एक रिवीजन के तौर पर आपके लिए उपयोगी होंगे। अररिया की बात है तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है ये अररिया जिले के रानीगंज में हो रहा है, ये ध्यान रखिए। और बिहार का पहला मंकी पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है, ये कह सकते हैं फणेश्वर नाथ रेणु का जो जन्म स्थान है उराई हिंगना, यहीं पर बिहार का पहला मंकी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और अररिया जिले में ही बिहार का पहला डायवर्सिटी पार्क है, यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया जिले के कुसियार गाँव में है। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पर बात है मुजफ्फरपुर की, तो बिहार का जो पहला मेगा फूड पार्क का जो निर्माण किया गया है ये मुजफ्फरपुर जिले में ही किया गया है। और यहाँ पे नालंदा की बात है तो नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला रोपवे है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना। जबकि दूसरे रोपवे की बात करें तो बांका जिले के मंदार में है, यानी कि बिहार में वर्तमान समय में 2 रोपवे हैं, एक तो नालंदा जिले में, दूसरा है बांका जिले के मंदार में। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस हिंदी लेखिका को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी प्रश्न अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीतांजलि श्री। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर गीतांजलि श्री को इस इमेज में भी देख सकते हैं। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी हिंदी लेखिका को यह सम्मान दिया गया है। यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे गए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। दरअसल यह हिंदी भाषा का पहला नोवेल है जिसे यह सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गीतांजलि श्री के बारे में। तो गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है। यहाँ पे हमने उपन्यास का अंग्रेजी नाम को लिखा है टॉम ऑफ सैंड। एक्चुअली में यह जो उपन्यास लिखा गया था यह हिंदी भाषा में लिखा गया था, वो जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। गीतांजलि का यह उपन्यास हिंदी उपन्यास है जो कि रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस उपन्यास को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड के नाम से अनुवादित किया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से आप ये जानकारी ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गीतांजलि श्री को कह सकते हैं पहली बार, या फिर कह सकते हैं किसी हिंदी लेखिका को पहली बार यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की या फिर बुकर पुरस्कार की। ये जानकारी यहाँ पर हमने ऐड किया है, बहुत सारे नॉलेज यहाँ से आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम इसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये जानकारी हम आपको पहले भी कई बार दे चुके हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि करंट अफेयर्स का जो नया सीरीज बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च हुआ है, जो लोग 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, हमारे इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। इसका जो नोट्स है जो डेली बेसिस पर आपको मिलता है, डेली आता है, उसके बाद मंथली आता है और जो ईयरली मतलब कह सकते हैं मैगजीन आता है, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो फॉर्मेट में, क्विज फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको करंट का मटेरियल देखने को मिलता है। तो नवीनतम कोर्स के तहत आप यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक फायदा ये होगा, अगर आपसे अभी ज्वाइन करते हैं तो जितने दिनों का आपका कोर्स होगा तभी से ये प्लान आपकी 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा और उतने ही पिछले मतलब मंथ का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि डबल फायदा आपको हो रहा है एक ही प्लान के तहत। ये ऑफर यहाँ पर आपको ध्यान रखना 30 मई 2022 तक है, तो ऑफर पीरियड के दौरान आप इसे जरूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर हमारा अगला है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है और पुरस्कार स्वरूप इसमें 1.51 यानी कि 1.51 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो यहाँ से आपको देना वर्ष 2020 के तहत जो ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया, ये डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को दिया गया है। इस तरह की चीज़ों को आपको नोट करना है और ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अब यहाँ पर अगला होगा हमारा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा किशोर जयरामन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी।
आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकार प्रदान किया गया है। आप यहां पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं, यही है किशोर जयरामन। दरअसल किशोर जयरामन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना, आपको राइट आंसर होगा किशोर जयरामन। अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस समझौते पर अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया है 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका ने हाल ही में 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है, ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि विदेश सचिव विनय क्वात्रा और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात CEO स्कॉट नेथन ने भारत अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों की मतलब ओर से जो इसमें हस्ताक्षर हुआ वो जानकारी यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी आपको नोट करना है। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि विकास योजना की स्वीकृत नहीं बल्कि एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई या फिर शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। आप बता दें कि कृषि की व्यापक प्रगति और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है, जिसे कि 5 साल की अवधि में सभी 12,525 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा, ये भी घोषणा की गई। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे यही है वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। अभी हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु में एक कृषि एकीकृत विकास योजना की शुरुआत की है और इस योजना को अगले 5 वर्षों में कर सकते हैं 12,525 ग्राम पंचायतों में लागू करने की घोषणा भी की है। दरअसल यहाँ पर हम इस योजना के नाम की बात करें तो इस योजना का नाम है कलेग नागरिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है, इस योजना का नाम है कलेग नारिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। ये संबंधित है ये योजना तमिलनाडु से। अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 2 दिवसीय भारत महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। दरअसल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और ड्रोन की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती है, लेकिन जो एग्जाम पर्पज से जो पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर इस कह सकते हैं समारोह के दौरान उन्होंने 2030 तक, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने की भी बात कही। तो ये चीज़ें यहाँ से जो की पॉइंट है इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना। अभी हाल ही में ये दिल्ली के प्रगति मैदान में ये 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन हुआ था, जो हाल ही में संपन्न हो गया है। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में आई एक अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अब यहाँ पे बात आती है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया, तमाम जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। ये जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया, ये मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा जारी किया गया और यहाँ पर ये बातें कही गई कि सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है इस कैटेगरी में, जहाँ से कह सकते हैं घर बैठे काम किया जा सके। तो ऐसे में सिंगापुर को पहले स्थान पर इस कंपनी के द्वारा रखा गया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा यह रिपोर्ट जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डेटा का विश्लेषण कर जारी किया गया। इस मतलब कह सकते हैं डेटा के आधार पर जो विश्लेषण किया गया उसी के बाद यहाँ पर यह रिपोर्ट जारी किया गया कीजी के द्वारा। अब यहाँ पर इस सूची की बात करें तो सिंगापुर के बाद इस सूची में क्रमशः वाशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज्यूरिख, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, स्टॉकहोम और लिवरपूल आदि शामिल है। तो यहाँ से ये मतलब कह सकते हैं सीक्वेंस को भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
डिटेल जानकारी आपको दूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है। चांसलर अर्थात कुलाधिपति बनाने की अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है बंगाल कैबिनेट के द्वारा। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में हमने ये लिखा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राज्य के 17 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति हैं वर्तमान में, इसकी हम बात करें तो। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से हम इस प्रश्न को देखें तो बिहार से संबंधित भी हमने एक जानकारी आपको कुछ दिन पहले दिया था कि बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल की शिक्षा के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, और जो इन विश्वविद्यालयों का जन निर्माण हो रहा है तो इन विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति राज्यपाल के बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए गए हैं। ये जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। आई होप कि आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें याद होंगी। अब यहाँ पर देखिए बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग कुछ जानकारी को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल सारे पॉइंट जो आप यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत देखते हैं सभी को आप लोग नोट कीजिए, कमेंट करके बताइए कितने लोग ये हमारे सीरीज के जो मतलब वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं इसे देखकर आप लोग नोट तैयार करते हैं। देखते हैं कितने लोग यहाँ से नोट तैयार करते हैं, आप लोग कमेंट करके इसकी जानकारी हमें जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो आप यहाँ पर भारत वाले मैप पर ये पश्चिम बंगाल की स्थिति को देख सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा और झारखंड, साथ ही साथ बिहार भी है। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम यहीं से हुआ था। ये माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो मतलब कह सकते हैं पहली बार यहाँ पर जो व्यापारिक कंपनियां आई थी भारत के क्षेत्र में तो पश्चिम बंगाल ही आए थे। तो पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था यहीं पे हुआ था। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो बांग्ला यहाँ की भाषा है और राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा यहाँ पर किया गया। ये सारे पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है? सही उत्तर होगा जैक डॉर्सी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जैक डॉर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है। जैक डॉर्सी के बारे में 2-3 पॉइंट हैं आपके एग्जाम में बनेंगे। दरअसल जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर 2021 में ट्विटर का सीईओ का पद छोड़ा था। तो दोनों जानकारी यहाँ से जाने का भी हाल ही में निदेशक मंडल से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और पिछले साल 2021 में ट्विटर के सीईओ का पद इन्होंने छोड़ा था, जिसके बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने इनका स्थान लिया था। ये भी जानकारी यहाँ से जाने की। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही हैं जैक डॉर्सी, जो कि भी हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में अजित हमले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। हालांकि ये पीडीएफ आपको यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत भी मिल जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स क्रिएट है बीपीएससी मेकर ऐप पर, इस कोर्स के तहत यहाँ पर जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए क्रिएट किया गया है, इसमें 50 आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन, साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं इसमें शामिल होते हैं वो आपको मिलेगा। संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मिल जाएगा। और भी कई सारे मटेरियल, कई सारे नोट्स और टॉपिक बेस्ड जो कि आप यहाँ से प्राप्त करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें। ये 30 मई तक, यानी कि 30 मई 2022 तक मध्य रात्रि तक एक ऑफर है। इस ऑफर पीरियड में अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप भरपूर लाभ इसका उठा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।